दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर के पटना में आगमन से पहले ही बिहार में उनका विरोध शुरू हो गया है। यह केवल आरजेडी ही नहीं बल्कि कई पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वहीं अब बाबा बागेश्वर को लेकर के लोग पटना सिटी में सड़कों पर उतर गए हैं। जहां उनके ऊपर अभद्र शब्द बोलने का आरोप लगाते हुए पोस्टर बैनर लेकर के जम करके बाबा का विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी भी की गई है। वहीं विरोध मार्च निकाल करके एसडीओ को भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है। एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर की कथा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको लेकर के विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब पटना सिटी में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को लेकर के राजधानी पटना के सड़कों पर जमकर के विरोध किया गया है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा परशुराम जयंती के दिन हवंसीय समाज के आराध्य देव भगवान श्री राजेश्वर के बारे में अभद्र शब्द बोल करके अपमानित किया गया था, जिसके विरोध में पटना सिटी में लोग सड़क पर उतर गए हैं और बैनर पोस्टर लेकर के कथावाचक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जमकर के विरोध किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे कि विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे एनसीपी चीफ शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इस बीच शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे नीतीश कुमार के मुंबई दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की जरूरत है। ये बयान उन्होंने सोलापुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दिया है। शरद पवार पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक रैली में भाग लेंगे। वहीं जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संभावित मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा है कि मुझे संदेश मिला है कि नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई आएंगे, हम मिलेंगे। हालांकि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमारा मानना है कि देश में भाजपा के खिलाफ एक विकल्प की जरूरत है। शरद पवार ने कहा है कि जो लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी, मेरे विचार से हम सभी को इसके लिए मिलकर के काम करने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। भोजपुर और पूर्णिया जिले के नियोजनालय कार्यक्रमों में क्रमश 10 और 12 मई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में 10वीं पास से लेकर के स्नातक पास छात्रों के लिए भी रोजगार के अवसर मौजूद होंगे। यह भोजपुर जिला के नियोजनालय कार्यालय आरा में 10 मई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 35 पदों के लिए 10वीं पास और फिर उससे ऊपर योग्यशाली युवाओं का चयन किया जाएगा। जिला नियोजनालय पदाधिकारी ने बताया है कि इस जॉब कैंप में यानी कि इस जॉब मेला में रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की कंपनियां शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड पटना द्वारा कैंपस सिलेक्शन को लेकर के जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप इस जॉब कैंप में यानी कि रोजगार मेला में जा सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। यह आपके लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज में अपने ही जीजा के साथ अवैध संबंध रखने वाली साली ने जीजा के संग मिलकर के पति की जान ले ली है। मामला गनवरडंगा थाना क्षेत्र के जड़झूला गांव का है। पुलिस आरोपित पत्नी और शाहरुख को गिरफ्तार करके अनुसंधान कर रही है। दिगल बैंक थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया है कि सूचना मिली है कि गनवरडंगा थाना क्षेत्र के जड़झूला गांव में एक व्यक्ति की चाकू से कई बार वार करके जान ले ली गई है। जहां दिगल बैंक थाने से एएसआई धर्मपाल और फिर गनवरडंगा थाना प्रभारी सुमेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने हत्या के कारणों के बारे में छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि रविवार को सुबह अपने ही घर में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख करके पति राशिद आलम ने विरोध जताया। जब उसके विरोध जताने पर उसकी पत्नी और सारू दोनों उग्र हो गए। इसी क्रम में बात आगे बढ़ गई और उसकी पत्नी और उसके सारू सद्दाम ने चाकू से लगातार कई वार करके राशिद आलम की जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज से फिर से गर्मी का सितम शुरू होने वाला है। राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में आज से झोंके के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर दिन में सतही हवा की गति 10 से 15 मिलीमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बीच बीच में पछुआ के
झोंके भी आएंगे। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने का पूर्वानुमान नहीं है। मई महीने में पहली बार रविवार को बक्सर और खगड़िया में उष्ण लहर चली, जब पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में रविवार को वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन विपक्षी एकता के तहत अब नवीन पटनायक और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद यादव से जल्द ही मुलाकात करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज फिर से कर्नाटक चुनाव के उपरांत इन नेताओं से मुलाकात करने जा सकते हैं। जहां नीतीश कुमार मई महीने में ही उद्धव ठाकरे और फिर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करने के लिए मुंबई जा सकते हैं। शरद पवार अभी मुंबई से बाहर हैं और कर्नाटक में चुनाव भी है। ऐसे में अब इसके आधार पर तारीख पर आखिरी मोहर लगेगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री का विपक्षी एकता की मुहिम के तहत पश्चिम के राज्य में मुख्यमंत्री की ये पहला दौरा होगा। शरद पवार ने विपक्षी एकता के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार की पहल का स्वागत करते हुए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की भी बात कही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि ये सभी लोग एक साथ आएंगे तो फिर हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी और हम जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है। पहलवानों को अब किसान और खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। जंतर मंतर पर खापों की पंचायत का आयोजन हुआ और फिर बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। वहीं बृजभूषण सिंह ने कहा है कि खाप के मेरे चाचा ताऊ, मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोक रहा, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जाँच पूरी होगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो फिर मैं आप सबके बीच खुद आऊंगा। आप सब जूते मार मार करके मेरी हत्या कर देना। आपसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं, आप ना करें। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ VHP और फिर बजरंग दल 9 मई को पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी कि आज जब विश्व हिंदू परिषद और फिर उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों से एक दिन पहले यानी कि 9 मई को आज पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात पर यह फैसला लिया गया है। जब VHP के महासचिव मिलिंद प्रांदे ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य संगठनों को सद्बुद्धि मिले, इसीलिए बजरंग बली का आह्वान करने का कार्यक्रम तय किया गया है। ये बहुत ही अपमानजनक है कि कर्नाटक चुनाव के चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कांग्रेस और कुछ अन्य हिंदू विरोधी नेताओं ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दोस्तों, बात करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा जाति गणना पर रोक लगाए जाने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में लगातार सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी नीतीश सरकार पर हाईकोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगा रही है, तो फिर वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर करारा पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी जाति जनगणना को रोकने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रही है। जेडीयू द्वारा यह आरोप जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू प्रवक्ताओं द्वारा लगाया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जाति गणना की ही नहीं बल्कि जाति जनगणना की भी विरोधी है। केंद्र की मोदी सरकार जनगणना नहीं करा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि 2021 में जनगणना नहीं करने से देश में कई तरह का संकट उत्पन्न हो गया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को रोकने के लिए बीजेपी पर्दे के पीछे से काम कर रही है। नीरज कुमार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी विधवा विलाप कर रही है कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जाति जनगणना के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता का बीजेपी के साथ संबंध है। वह 2006 में OBC आरक्षण के खिलाफ इसका यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संस्थान का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि संजीव कुमार रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस से HOD हैं। जाति आधारित गणना के खिलाफ इनका भी नाम याचिकाकर्ता के रूप में शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी पर करारा हमला बोला है। जब तेजस्वी यादव ने सवालिया लहजे में पूछा है कि देश में ऐसी कौन सी जातीय वर्ग हैं जो बीजेपी प्रदत्त महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो फिर हमारे पीछे कई एजेंसियां लगा दी जाती है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने वादा किया था कि 2022 तक देश से गरीबी मिटा देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल गैस सब सस्ता कर देंगे, हम लोग जब सवाल करते हैं तो फिर हमें यानी कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि देश में गरीबी चरम पर है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि देश में ऐसी कौन सी जाति वर्ग है जो बीजेपी प्रदत्त महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। तेजस्वी यादव ने ये बातें आज आरजेडी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। अलग अलग राज्यों के सीएम से वे मिल रहे हैं ताकि बीजेपी को 2024 में हराया जा सके। नीतीश कुमार अपने इस मुहिम में कितना सफल हो पाएंगे इसका पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर के बात करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। कभी प्रियंका गांधी को बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने तो कभी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बहुत कुछ कहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की। उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष में तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, क्या आप इन्हें सशक्त मानते हैं? इस पर जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि क्षेत्रीय दल नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। अब राज्य का चुनाव होता है तो फिर राज्य की जनता की सोच अलग होती है। जब राष्ट्र के चुनाव में जनता की राष्ट्र उम्मीद करती है, क्योंकि देश का सवाल होता है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने रविवार को करुणा सागर को राजद की सदस्यता दिलाई। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हुए हैं। यह तेजस्वी यादव ने रविवार को करुणा सागर को राजद की सदस्यता दिलाई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे बुद्धिजीवी जो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को हम पार्टी में शामिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित कई राजद के कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। दोस्तों बात करते हैं कि मजदूरी कराने के लिए तमिलनाडु ले जा रहे 36 नाबालिगों को पुलिस द्वारा छोड़ा गया है। जी हां, यह सभी को पूछताछ के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इन बच्चों को तमिलनाडु ले जाया जा रहा था सीमांचल से। नाबालिगों में 29 अररिया, 4 सुपौल और 3 बच्चे गया जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 लोग अररिया, सुपौल और गया जिले से बच्चों को तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। सभी संघमित्र एक्सप्रेस में बैठे थे। इस बीच दानापुर आरपीएफ को सूचना मिल गई कि बच्चों को तमिलनाडु में बाल मजदूरी कराने के लिए कुछ लोग ले जा रहे हैं। इसके बाद दानापुर आरपीएफ और फिर जीआरपी ने संघमित्र एक्सप्रेस में जांच की। यह तलाशी के दौरान बोगी संख्या S4 में नाबालिग बच्चों को एक साथ देखा गया। शक होने पर बच्चों और फिर उनके साथ 4 जा रहे लोगों को ट्रेन से उतारा गया। आरोपियों ने कहा है कि पढ़ाई के लिए मदरसा ले जाया जा रहे थे। पूछताछ करने पर बच्चे ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। बच्चों से जब पूछा गया है कि वे किसके साथ जा रहे हैं तो फिर सभी ने पास बैठे 4 लोगों की ओर इशारा किया। संदेह होने पर आरपीएफ टीम ने सभी बच्चों के साथ उन्हें ले जा रहे 4 लोगों को दानापुर स्टेशन पर उतार दिया। फिर सभी 36 नाबालिग बच्चों को जीआरपीएफ थाने लेकर के आई, जहां उनसे पूछताछ की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कई युवा किसान परंपरागत खेती से अलग हट करके खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पहल कर रही है। यह बिहार का पहला एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक यूनिट नालंदा जिले में लगने जा रहे हैं। जब विभाग की तरफ से भी परंपरागत खेती से अलग हट करके खेती के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि परीक्षण कामयाब हुआ तो फिर किसानों को भी इसका फायदा मिले। जब पानी के ऊपर सब्जी की खेती के नए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जब पानी के ऊपर की खेती के नए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि अब खेती जमीन पर नहीं बल्कि पानी में भी होगी। जब पानी में भी आप खेती कर सकते हैं। अगर यह परीक्षण कामयाब हो जाता है तो फिर किसान भी अपने खेतों में नई तकनीक से खेती कर सकते हैं। आलू की खेती के लिए एरोपोनिक यूनिट तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए हवा में खेती को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हाइड्रोपोनिक यूनिट के जरिए पानी के ऊपर बेमौसम महंगी सब्जी की खेती भी की जाएगी। दोनों यूनिट को स्थापित करने में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का दरबार पटना के नौबतपुर में लगने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है, तो फिर वही दूसरी ओर भाजपा ने भी सत्ता पक्ष को ललकारा है, जहां दोनों ओर से सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच अब बागेश्वर धाम सरकार के आगमन की तिथि नजदीक हो चुकी है। नौबतपुर के इस कार्यक्रम में करीब 300 जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, जबकि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। 13 से 17 मई तक नौबतपुर के तरेत गांव में स्थित भगवान राघवेंद्र की धरती पर प्रस्तावित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि नालंदा के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी दूसरे से बात करती है, बात करने से मना करने पर मारने की धमकी देती है। युवक ने बताया है कि 3 दिनों तक बंधक बना करके उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जख्मी युवक का बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला लखीपुर गांव का है। जहां पीड़ित व्यक्ति नालंदा जिले के मथुरापुर गांव का रहने वाला है। दोस्तों बात करेंगे कि पटना के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए और पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि पीडीसीए के बीच चल रहे विवाद में अब बीच का रास्ता निकाला गया है। जब पटना जिला क्रिकेट संघ में क्रिकेट संचालन के लिए तथर्थ समिति को लेकर के बना संयम खत्म हो गया है। आपको बता दूं कि मौजूदा विवाद के बीच तथर्थ समिति के पूर्वानुमान को लेकर के सबसे पहले ये बात सदस्य रहबर आबिदीन ने उठाई थी। रहबर आबिदीन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब तथर्थ समिति के पूर्ण गठन की घोषणा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि रहबर आबिदीन और फिर बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के बीच सुलह हो गई है। शायद इसी का नतीजा है कि रहबर आबिदीन की मांग के मुताबिक बीसीए ने तथर्थ समिति के गठन की सूचना जारी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग की नई नियमावली को लेकर के शिक्षक आर पार के मोड में है। जहां शिक्षक संघ के नेता डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने बिहार सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की ये नीति अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है, जहां का राजा भाजी और फिर खाजा में अंतर नहीं समझता हो और दोनों की कीमत एक रखता हो, उस नगर यानी कि उस राज्य का क्या ही हाल होगा। जब बिहार सरकार पिछले 17 सालों से सेवा देने वाले शिक्षकों और फिर हाल में बहाल होने वाले शिक्षकों को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश कर रही है, इससे साफ होता है कि सरकार और फिर पदाधिकारी निरंकुश हो चुकी है। जब बिहार में नवनियुक्त माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने कहा है कि सरकार की नई नियमावली और फिर दोषपूर्ण नीतियों से 2 लाख से अधिक शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका गया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो पिछले 17 सालों से अधिक समय सेवा दे रहे शिक्षक और फिर पुस्तकालय अध्यक्षों और फिर हाल में बहाल हुए शिक्षकों को एक ही तराजू में तौलना चाहती है। उन्होंने कहा है कि 1 माह पहले सरकार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संगठन को आमंत्रित करके शिक्षक के संघर्ष के लिए विचार लिया था, लेकिन 1 माह बाद एकाएक कैबिनेट की बैठक आयोजित करके विवादास्पद नियमावली 2023 का निर्माण बिहार के शिक्षकों और फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद को सलाह देते हुए कहा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर उन्हें राजनीति से परहेज करके भगवत ध्यान में लगना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री पर मणिपुर के संदर्भ में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मणिपुर सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास एवं उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भगीरथ प्रयास किया है। परिणाम लोगों के सामने है कि भाजपा का परच पर उत्तर पूर्व राज्यों में लहराने लगा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लालू जी को तो बिहार की बर्बादी का नायक होने का ना तो पक्षपात है और ना ही बिहार के प्रति कोई संवेदना है। यदि ऐसा होता तो फिर उनका प्रथम कर्तव्य था कि वे बिहार की जनता से माफी मांगते। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हम सभी और राज्य के लोग लालू प्रसाद यादव जी के गिरते व्यवस्था के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं। भगवान ने अब उनके स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बना लिया है। इसको बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि लालू जी अपना समय भगवान भजन और फिर समाज सेवा में लगाएं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में प्रवचन होने जा रहा है। इसमें सम्मिलित होकर के लालू जी को लाभ
उठाना चाहिए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहीद हो गए, जब मणिपुर जल रहा है, चीन हमारे देश में घुस रहा है, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, खिलाड़ी सभी त्रस्त हैं। गुजरात से 5 साल में 40,000 महिलाएं गायब हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में मस्त हैं और देश अस्त व्यस्त है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों से हर दिन अनुमानित करीब 11,000 MLD यानी कि मेगालीटर्स प्रतिदिन सीवरेज यानी कि नाले का गंदा पानी निकलता है, लेकिन सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांटों के माध्यम से अब तक मात्र 234 MLD गंदे पानी की ट्रीटमेंट यानी कि सफाई करने की सुविधा ही विकसित हो पाई है। यह इतना ही नहीं, फिलहाल विकसित क्षमता का भी मात्र 46% यानी कि मात्र 104 MLD गंदा पानी ही साफ हो पा रहा है। अब भी 995 MLD यानी कि कुल क्षमता का 90% से अधिक गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के विभिन्न नदियों में प्रभावित हो रहा है। ये जानकारी बिहार सरकार की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अचानक सीवान के गांधी मैदान में श्री राम कथा सुनने पहुंच गई। हिना साहब को वहां देख करके कई लोग हैरान रह गए और कई लोग तो फोटो तक लेने लगे। अब हिना साहब की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग इसकी जमकर की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दो कि सीवान के गांधी मैदान में श्री राम कथा का प्रवचन 5 मई से शुरू हुआ है, जो 10 मई तक चलेगा। स्काउट एंड गाइड के मुख्य आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया है कि राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर कुमार और फिर अन्य सदस्यों द्वारा हिना साहब को आमंत्रित किया गया था। तब उन्होंने खुशी खुशी राम कथा का आमंत्रण स्वीकार किया था और जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ करके पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी राम कथा का प्रवचन सुनने पहुंच गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद कई राज्य अपने लोगों को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के करीब 300 विद्यार्थी मणिपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में फंसे हैं और बिहार सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। इन सबके बीच बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि मणिपुर में बिहार के जो भी छात्र हैं वे सुरक्षित हैं। सोमवार को मणिपुर में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इसके बाद जो भी छात्र लौटना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित लाया जाएगा। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया है कि बिहार सरकार को मणिपुर से 150 विद्यार्थियों की सूची मोबाइल नंबर के साथ मिली है। राज्य सरकार ने मणिपुर के मुख्य सचिव से फोन पर बात भी की है। वहां के मुख्य सचिव से आग्रह किया गया है कि वे छात्रों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। मणिपुर सरकार ने इसको लेकर के आश्वासन भी दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को बेंगलुरु में मेगा रोड शो हुआ। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी को प्रचार मंत्री बताया। इसके अलावा उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी निशाने पर लिया। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आज प्रचार मंत्री बन गए हैं। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे इस पर कोई चर्चा नहीं है, बस अपना प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदले, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करके मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। सीएम बघेल ने आगे कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा लालची आदमी कोई है ही नहीं। उन्हें पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने दी है। बिना रीढ़ का आदमी एक जांच क्या बैठी कि बीजेपी की गोद में बैठ गए। जब उनकी नैतिकता क्या है कि वे सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाए। वहीं पीएम मोदी को उन्होंने प्रचार मंत्री बताया है और कहा है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि वे काम छोड़ करके घर में ना बैठें, ईमानदारी से ड्यूटी करें। मैं किसी भी समय दफ्तर और फिर थाने पहुंच सकता हूं। यह लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात पेट्रोलिंग करें और देखते रहें कि कहीं कोई अपराध तो नहीं करें, जो नहीं हो रहा है। या सब लोगों की सुरक्षा के लिए एक एक काम करें। पदाधिकारियों की ड्यूटी का भी हम निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने सभी थानों में लेड लाइन की व्यवस्था को दुरुस्त कराया है ताकि पता चल सके कि पुलिस अपनी ड्यूटी में तैनात है या नहीं। सभी थानों में लेड लाइन हमेशा कार्यरत रखें। पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर के स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। अगर किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो उसके थाने में ठीक ढंग से रखें। कोई गड़बड़ करता है तो फिर उस पर कार्रवाई करें।
दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु प्रकरण में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जब मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई थी। प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो मामले में फंसे मनीष कश्यप के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मनीष कश्यप को संबंधित हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जब मनीष कश्यप ने अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की थी, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत अपने ऊपर दर्ज मामले में भी राहत के लिए मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जहां कोर्ट ने मनीष कश्यप को सलाह दी है कि वे संबंधित हाई कोर्ट में इन याचिका को लेकर के जाएं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने अपने ऊपर रासुका को चुनौती दी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जजों की बेंच ने मनीष कश्यप के लिए सख्त टिप्पणी की है। जब मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित रूप से हुई हिंसा के फर्जी वीडियो को प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर के गई है। जब मदुरै की अदालत ने मनीष कश्यप को फिर से रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं बिहार में भी मनीष कश्यप के ऊपर मामले दर्ज हैं। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा शहर में अब सड़क किनारे और फिर मंदिरों के पास कोई भी भीख मांगता हुआ भिखारी नजर नहीं आएगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार देकर के शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा छपरा में पूर्णवास गृह खोला जाएगा, जिसके तहत भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभी छपरा में भीख मांगने वाले लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 20 भिखारियों को ही डेटाबेस तैयार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रग में उन्माद की राजनीति बसी है। इसका खामियाजा निर्दोष को भुगतना पड़ रहा है। राजीव रंजन ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि भाजपा नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जो हिंदू धर्म देश के सामाजिक ताने बाने की रक्षा करना सीखता है, उसके नाम पर समाज में अशांति करना कैसे उचित हो सकता है। जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार में बीते दिनों 2 जिलों में दंगा करवाने की भरपूर कोशिश की गई। बाद में भाजपा वालों ने जमशेदपुर को भी सुलगाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में हर 2 महीने में होने वाली हिंसक झड़प इसकी रणनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ये जान ले कि देश शांति चाहता है, उपद्रव नहीं। समाज में धर्म के नाम पर फूट डालो और राज करो का ये एजेंडा अब और नहीं चलने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि दंगे की राजनीति को छोड़ करके विकास की राजनीति करें। दोस्तों बात करते हैं कि बेखौफ अपराधी बिहार में आए दिन लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां यहां अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की है। घटना ढाका थाना क्षेत्र के पचपकड़ी रोड में स्थित स्पंदना स्कूटी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस का है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने लगभग 15 लाख रुपए लूट लिए हैं। लुटेरे रुपए लूटने के बाद सभी कर्मियों को एक कमरे में बंद करके फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह 3 बाइक से 6 की संख्या में लुटेरे आए थे। जब सभी लुटेरे मास्क लगाए हुए थे, जब उनके हाथ में पिस्तौल और चाकू था। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने ब्रांच मैनेजर सूरज कुमार को पीटा है। एक कर्मी इमरान को भी चाकू से वार करके घायल करने की बात सामने आ रही है। लुटेरों ने 2 दिनों के कलेक्शन का लगभग 15 लाख रुपए लूटने के बाद सभी स्कॉर्पियो को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर फरार हो गए। जब पुलिस पहुंची तो फिर कमरा खोला गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में एक पति को अपनी पत्नी को प्रेमी से बात करने से रोकना भारी पड़ गया। जब पत्नी ने मायके बुला करके उसे 3 दिनों तक बंधक बना करके रखा, उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने बताया है कि उसे जान से मार देने की कोशिश की गई है। किसी तरीके से वहां से भाग करके उसने अपनी जान बचाई है। 3 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अक्सर उनके बीच झगड़ा होते थे। दरअसल नालंदा के युवक को पत्नी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के घर में बंधक बनाया। 3 दिनों तक उसे बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह घटना बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लखीमपुर गांव की है। यह पीड़ित युवक नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव का स्वर्गीय विजय प्रसाद का पुत्र है। दोस्तों बात करते हैं कि बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जब कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस की है, इस मामले पर दोनों से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार सरकार को रिहाई से जुड़े हुए रिकॉर्ड देने को भी कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में दिवंगत IAS अधिकारी G कृष्णनैया की हत्या उमा देवी ने याचिका दायर की थी। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 3 मई को उमा कृष्णनैया ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, वे जरूर इस केस में न्याय करेंगे। उनका कहना है कि जब आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई तो फिर उनकी रिहाई 15 साल में कैसे हो गई। जब कोर्ट से अपील है कि वे मामले पर गंभीरता से विचार करें। दिवंगत IAS कृष्णनैया की बेटी ने भी रिहाई पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रामनवमी के दौरान सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसक झड़प देखने को मिला था। दोनों जगहों पर हिंसा की आग इस कदर बढ़ी कि लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय तक धारा 144 लागू रहा और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया, तो आपको पता है। इसके बाद धीरे धीरे माहौल ठीक हुआ और फिर कुछ चीज़ों में छूट प्रदान की गई। इसके साथ ही कुछ दिन पहले सासाराम से एक भाजपा नेता और अरेस्ट किया गया और अब इसी मामले को लेकर के आज भाजपा के नेता राजभवन पहुँच कर के राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे सासाराम और बिहार शरीफ मामले में न्याय की जांच की मांग की है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में नीतीश कुमार ने जानबूझकर के कोई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं किया है, जिसके चलते ये पूरी घटना घटित हुई है। रामनवमी के दिन जनता को किसी भी तरीके का कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। नीतीश सरकार ये चाहती है कि अमित शाह का बिहार में कार्यक्रम रद्द हो, इस वजह से वे पटना में घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार को चाय नाश्ता करने दीजिए, बुजुर्ग लोगों को आप कहां परेशान कर रहे हैं। वह बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता है। वहीं मुंबई जाने की बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को बिल्कुल फिल्मिस्तान देखना चाहिए। उन्होंने बिहार में तो कभी कुछ किया नहीं है, तो फिर कम से कम वहाँ जा के तो ये देख लें। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। वहीं 11 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। जब तमाम दलों के नेता और प्रत्याशी अलग अलग वर्ग के लोगों के वोट के अपने पक्ष में करने के लिए लुभावना घोषणा कर रहे हैं। इस चुनाव में कुछ नेताओं की घोषणा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी कड़ी में मेरठ की नगर पंचायत सिवाल खास के एक कैंडिडेट ने दिलचस्प ऐलान किया है। सिवाल खास सीट से चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी ने घोषणा की है कि वे चुनाव में जीत के बाद वे 1 साल तक फोन का रिचार्ज करवाएगा। यह कैंडिडेट ने कहा है कि जो लोग उसे वोट देंगे वे उन लोगों के फोन का रिचार्ज करवाएगा और वे भी पूरे 1 साल तक। उन्होंने कहा है कि रिचार्ज करवाने के लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए चुनाव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अल्लाह या फिर ईश्वर को साक्षी मान करके ये कहेगा कि उसने मुझे वोट दिया है तो उसका पूरे साल तक रिचार्ज करवाऊंगा। मेरठ की नगर पंचायत सिवाल खास से निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा किए गए ऐलान को आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, जब पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि कैंडिडेट के वादे से जुड़ा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है और न ही किसी ने इसकी शिकायत की है, लेकिन वादा दिलचस्प होने की वजह से पूरे इलाके में इसी की चर्चा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के सियासी भूचाल मचा हुआ है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस कदर तलवारें तन गई है कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। जब हाईकोर्ट ने गन्ना पर अंतरिम रोक लगा दिया है। अभी ये सियासी बवाल थमा ही नहीं है कि एक और गन्ना बिहार में शायद हो चुकी है। जब बिहार में यहाँ हम बात कर रहे हैं जात आधारित गाड़ियों की गन्ना, बिहार में अब गाड़ियों की भी जात पात के रंग में रंगी नजर आने लगी है। ऐसा ये तस्वीर खुद ही बयान कर रही है। अक्सर ही सड़कों पर कई ऐसी गाड़ियां नजर आती है जिसके नंबर प्लेट पर कारीगरी करके उसे जातीय रंग दे दिया गया है। कई गाड़ियों में राजपूत, यादव, पापा, बेटा इत्यादि कई ऐसे संबंधित सूचक, जाति सूचक शब्द है जो आपको अक्सर ही कई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नजर आएगी। जहाँ वहीं परिवहन विभाग के नाक के नीचे इस प्रकार के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रही है। इस पर तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसे नंबर प्लेट विभाग की ओर से आवंटित किए जा रहे हैं या फिर ऐसे नंबर प्लेट के लिए कोई खास व्यवस्था की गई है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर विभाग ऐसे नंबर प्लेट वाले गाड़ी मालिकों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों बात करते हैं कि आज के दौर में
हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है और अब तो लोग जीवन साथी भी ऑनलाइन ही ढूंढने लगा है। यदि आपके परिवार में भी किसी सदस्य की शादी वेबसाइट के जरिए रिश्ता तय करने की तैयारी है तो फिर जरा आप सावधान हो जाएं, क्योंकि जयपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को पकड़ा है जो देश के कई राज्यों में अब तक करीब 50 लड़कियों को मैट्रिमोनियल साइट्स से फंसा चुका है और उन्हें झांसे में लेकर के लाखों की ठगी भी कर चुका है। आरोपी युवक मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों से संपर्क करके खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता था या शादी का झांसा देकर के लड़की से मिलने आता था और फिर चोरी करके भाग करके निकल जाता था। यह राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के अंबाला निवासी आरोपी सैयद शाह खावर अली को अब गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 6 मई को सांगनेर की एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैट्रिमोनियल साइट पर उसने अपनी शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए अपना बायोडाटा डाल रखा था। चैट पर सैयद शाह खावर अली ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बताया और सिंगापुर में अपना बिजनेस होने की बात कही थी। जहाँ उसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और 27 अप्रैल को लड़की से मिलने जयपुर आया। जहाँ युवक अलग अलग बहाने बता करके उसके फ्लैट पर रुका और जाते वक्त मौका पा करके सोने के आभूषण और महंगी घड़ी चुरा करके भाग गया। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के पूर्व प्रवक्ता सुहेली मेहता ने बड़ा बयान दिया है। सुहेली मेहता ने जदयू का साथ छोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। यह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका है। सुहेली मेहता ने जेडीयू में महिलाओं को इज्जत नहीं मिलने का आरोप लगाया है और कहा है कि वे अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकती। यह पार्टी की नीतियों से परेशान होकर के उन्होंने ऐसा किया है। बहुत सोच विचार करके जदयू को छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया। यह नीतीश सरकार की नई शिक्षक नियमावली पर हमला बोलते हुए सुहेली मेहता ने कहा है कि बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा हो रहा है। जब वहीं नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पर भी वे लगातार सवाल उठा रही थी। जदयू के बाद अब वे किस पार्टी का दामन थामेगी, हालांकि वे इस बात का खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जेडीयू ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया था, जिसके बाद से सुहेली मेहता नाराज चल रही थी और आज सुहेली मेहता ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सुहेली मेहता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में शर्तों के साथ काम करने को बोला जा रहा था। मैं शर्तों के साथ काम करने वाली महिला नहीं हूं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।